हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केडी क्लासेस। मैं कुलदीप यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट उन दोनों की वीडियो को आप देखिए ताकि आप आसानी से आगे के चैप्टर आगे को वीडियोस को आप समझ सकें। इससे रिलेटेड जो भी हम पढ़ाएंगे। गॉस लॉ, relation between total electric flux associated with closed surface। किसी क्लोज सरफेस से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई तथा उससे घिरा हुआ कुल चार्ज, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा यानी चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस के अंदर कुल चार्ज यानी क्यू, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार जो में रिलेशन होता है वो स्टेटमेंट उसको हम लिख देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with closed surface of any से is equal to the net electric flux associated with closed surface of any से is equal to the 1 upon epsilon naught time of the net charge present inside the closed surface the net electric flux associated with closed surface यानी किसी भी क्लोज सरफेस से बद्ध यानी किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स 1 upon epsilon naught है, यानी उस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल चार्ज, उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए कुल चार्ज की 1 upon epsilon naught गुना होता है। एक बार फिर स्पष्ट समझें। हमने लिखा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस ऑफ एनी स्पेस इज इक्वल टू द 1 upon epsilon naught ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। किसी भी बंद पृष्ठ से या किसी भी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1 upon epsilon naught गुना होता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। फाई बराबर एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ऐसा पढ़ चुके हैं। ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो होता है कुल चार्ज यानी नेट चार्ज, उसका क्या कितना गुना 1 upon epsilon naught। ये चीज़ होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इसका हम प्रूफ करेंगे। इससे पहले हम प्रूफ करें, आप इसको जो है कि इस स्टेटमेंट को आप नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज कर। अब इसका प्रूफ देखेंगे गॉस लॉ का। एप्सिलॉन नॉट, ये जो है इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रूफ करने के लिए मान लीजिए ये बताया गया है किसी भी क्लोज सरफेस एनी से किसी भी आकार का हो या किसी भी साइज का हो, उसके लिए जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो हम कोई एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। लेट ए स्फेरिकल surface
ऑफ रेडियस आर, कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर O है, सेंटर से R डिस्टेंस पे, सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मान लीजिए P, और यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है, चार्ज Q is placed on its center। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस चार्ज है, और यहाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली मतलब जो रेडियस है ये इस सरफेस से जाने तक, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस से बाहर की तरफ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कोई भी क्लोज सरफेस है, अगर उसमें कोई चार्ज है तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह प्लस से बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ जब निकलेगा तो वह क्लोज सरफेस या सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पर 90 डिग्री, अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो 90 डिग्री, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करें 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो इसे कहेंगे रेडियली आउटवर्ड्स की रेडियस है, इसको भी रेडियस कहीं से मिलाएंगे तो रेडियस होगा, और उसी अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा सरफेस के, और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पे कंसीडर करते हैं, मान लीजिए एलिमेंट्री पार्ट में कंसीडर कोई एरिया किया, उसका डायरेक्शन क्या है डी एस मान लेते हैं डी एस, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर हम कोई एलिमेंट यहाँ से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P at elementary part ds due to charge Q, तो पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। E बराबर होता है 1/ε0 Q/r। इसको अगर एज ए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें हम तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो r कैब, एक चीज़ आप जान लें, r कैब को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं r वेक्टर अपॉन r। इसी वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ से पुट कर दें तो r कैब की जगह हम लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन, जब r करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा q हो जाएगा, क्या हो जाएगा q। इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है इस एलिमेंट्री पार्ट से, तो इस एलिमेंट्री पार्ट से रिलेटेड फ्लक्स क्या हो लिखेंगे, तो भी बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इस एलिमेंट्री पार्ट से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही स्मॉल होगा, वी कैन आल्सो से एलिमेंट्री फ्लक्स। एलिमेंट्री फ्लक्स d5 होगा, क्या है d5, ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट ds। इसको मैं थोड़ा सा लिखूं d5 वैल्यू पुट कर दूं 1/4 ds वेक्टर है 4πε0 Q/r क्यूब
आर वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आर वेक्टर डायरेक्शन मतलब यही की बात कर रहा है जो आर वेक्टर का डायरेक्शन और ds वेक्टर। इसको आप नोट कर लीजिए, ये हम थोड़ा सा थोड़ा देखते हैं। ये तो एलिमेंट्री पार्ट से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ऐसे न जाने कितने एलिमेंट्री पार्ट इसमें होंगे जिससे मिलके बना होगा। इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड बात करेगा। तो यहाँ से d5, यहाँ से d5, यहाँ से d5। अगर किसी एक से हमें पता हो गया एलिमेंट्री पार्ट से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं उसका इंटीग्रेशन करने पूरी होल सर्फेस का। देखेंगे इंटीग्रेशन ओवर सरफेस, संपूर्ण सरफेस का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे d5e। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r क्यूब r वेक्टर इनटू ds वेक्टर। इसको लिख सकते हैं एक स्टेप और बढ़ा के कांस्टेंट टर्म को अगर हम बाहर कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ r, इसको हम अगर एक्सपेंड करें r ds cos, एंगल क्या होगा r वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, नीचे 0 डिग्री होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r क्यूब r इंटू ds, r इंटू एक कांस्टेंट टर्म में r आ जाएगा r, और यहाँ से बचेगा आपको केवल इंटीग्रेशन ऑफ ds। एक r से कैंसिल होगा, हो जाएगा 1 कैंसिल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds। इसका पूरा ds लेकर अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा हमें होल सरफेस का एरिया पता हो जाएगा, और होल सरफेस का एरिया जब पता होगा तो ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल सरफेस है, तो आएगा इसका इंटीग्रेशन अगर हम बात करें तो ds बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटीग्रल वैल्यू 5e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 5e बराबर आपका आया 5e बराबर, जिससे हमने निकाला था क्या, ये निकाल रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा q नॉट, बचा क्या q नेट हम कर सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो ये रहा गॉस थ्योरम, जो कि किसी भी सरफेस को हमने सिमेट्रिक कंडीशन मानने के लिए एक स्फेरिकल सरफेस लिया, और जबकि ये किसी भी होल किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई हो सकता है, चाहे वह आपका क्यूबिक हो। अगर ये सरफेस है क्लोज सरफेस है, अगर इसमें कोई चार्ज इसके अंदर रखा गया है, तो इससे रिलेटेड अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो बस इसी में क्या कर देंगे, क्यू में इसका 1/एप्सिलॉन नॉट
का मल्टीपल क्यू, अर्थात हम कहेंगे फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है मान लीजिए, अगर इसमें कोई चार्ज रखा गया है तो इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, फाई बराबर एप्सिलॉन नॉट। तो हमने सिमेट्रिक कंडीशन मानने के लिए हमने एक स्पेशल सर्किट लिया और किसी भी क्लोज, इतना स्टेटमेंट हमने पहले ही लिखवा दिया कि यह जो फार्मूला होगा फॉर एनी शेप फॉर ए क्लोज सर्किट के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो आज बस यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें और लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उस वीडियो से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होगा अपलोड वो आपके चैनल तक पहुंच जाएगा। तो ठीक है, ओके, थैंक्स सो मच।